हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हम लोग हिस्ट्री, यानी कि हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक चल रही थी और हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे, देश जनता को सभ्य बनाना। काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग आपका पढ़ चुके थे, ठीक है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि किस तरीके से हमारे स्थानीय पाठशाला थी, कैसे उन पर जोर दिया गया। कुछ लोग जो है प्राच्य शिक्षा पर बात कर रहे थे, कुछ एंग्लो शिक्षा पर बात कर रहे थे। कार्यविषी अंग्रेजों ने शिक्षा से हमें कैसे गुलाम बनाया, आप इसको देखिए क्योंकि यहाँ तक इससे आगे भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे हमको गुलाम बनाया, क्या उनका प्रोसीजर पूरा रहा, किस तरह के वो लोग हमसे चाहते थे, या फिर वो आपका पढ़ा लिखा कर किस प्रकार हमको बनाना चाहते थे। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि वर्नाकुलर अगर लैंग्वेज होगी तो उसमें शिक्षा का माध्यम अच्छा रहेगा। और उन्होंने प्रयास किया कि हमारी शिक्षा का माध्यम वर्नाकुलर होना चाहिए। वर्नाकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा के रूप में हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा कैसी हो? गुणवत्ता परक हो, क्वालिटेटिव क्या हो, एजुकेशन हो, जिसमें लोग सीख सकें, लोग पढ़ सकें, ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए। इसी पर उन्होंने बात की भैया, क्वालिटी वाली शिक्षा की। और वो चाहते थे फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महसूस किया कि जो शिक्षा दी जाती है सो बच्चे पर बड़ा बोझ है, क्योंकि महात्मा गांधी भी कह रहे हैं जो अंग्रेजी शिक्षा है वो आपका मौखिक नहीं है, लिखित पढ़त वाली है, बस इससे ऊपर नहीं है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो लोग उसको सीख सकें, जो उन्होंने जो पढ़ा है उसको काम कर सकें, यानी कि उसमें एक हुनर की आनी चाहिए। और आपका उसी दिशा में काम करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन बनाया। जो चीज उन्होंने बचपन में फील करी, उनको पढ़ते हुए जो प्रॉब्लम होती थी, उस प्रॉब्लम को आने वाली पीढ़ी ना झेले, उन्होंने उसके लिए एक स्कूल बनाया जिसका नाम था शांति निकेतन। क्या था? शांति निकेतन, जहां कभी भी बच्चे अपनी मनमर्जी से रह सकते थे, पढ़ सकते थे और काम कर सकते थे। उसी को उन्होंने बनाया शांति निकेतन। इतना हम देख लेंगे। और एक इमेज हमारे पास है और इसमें से हम माध्यम से प्रयास करते हैं। यह जो आपका चित्र है ये हमको दिया गया है और शांति निकेतन में 1930 के दशक में के आसपास माहौल दिखाई दिया और चारों तरफ जो आपकी जगह है वो हमें बनी हुई दिखाई दी। टैगोर का आपका सृजनात्मक शिक्षा और इन सब चीजों को हमने गौर करी और इन पर आपका विचार कर लिया। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़े, अब शुरू करते हैं आज आगे से, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसका आखिर में रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग जो थे वो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल पाश्चात्य शिक्षा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा हो, लेकिन कुछ उनमें वर्ग था जो वैकल्पिक चाहते थे कि भाई अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहे तो उसको इंग्लिश पढ़ने दीजिए, कोई अगर पाश्चात्य शिक्षा पढ़ना चाहे तो उसको पाश्चात्य पढ़ने दीजिए, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों का राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन सत्य करेगा? सच्चे बच्चों में राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहस स्वतंत्रता पर जारी है, ये सारे मुद्दे रखे गए, चीजों पर बात की गई। कोयम्बटूर में एक प्राचार्य स्कूल खोला गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। ऐसा ही स्कूल खोला। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे भी जो केवल लड़कियों के लिए खुले हैं और उनका एक ही कार्य था कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा सके। क्लियर है? उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक, ये आपके सामने।
चलिए आगे बढ़े। अब कहानी थी थोड़ी सी अलग। अब मुझे बताइए, इतनी चीजों को पढ़ने के बाद हमें एक चीज बड़े आसानी से और आराम से क्लियर हुई कि जो भारत में अंग्रेज आए, उनके दो गुट थे। एक जो पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ाना चाह रहे थे, एक वो जो आधुनिक शिक्षा को चाह रहे थे। पाश्चात्य शिक्षा वाले ये कहते थे कि अगर आपको भारत में शासन करना है तो यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ के लोगों की जुड़ी भावनाओं को, यहाँ के कानून को पढ़ना और वो आपका समझना होगा, ताकि लोग हमसे जुड़ सकें, लोग हमसे कनेक्ट कर सकें। उनका प्रयास और उनकी कोशिश बस यही थी, तो ये तो चाहते थे। ठीक। उधर अंग्रेजी जो लोग पाश्चात्य का विरोध करते थे, आपका जोन्स मिल जैसे व्यक्ति, वो पता क्या बोलते थे कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी काम कर सके, हमारी हेल्प कर सके। हमें ऐसे अंग्रेज बनाने हैं, जितनी हमें जरूरत हो हम उनको पढ़ाएं। वो हमारे ब्रिटिश कानून को समझेंगे, ब्रिटिश साहित्य को समझेंगे, उसके प्रति वफादार रहेंगे और चीजों को जानते रहेंगे। इस प्रकार से ये सारी चीजें उन्होंने प्रयास किया। ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लगभग चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। सभ्य करने के लिए शिक्षा। सभ्य का मतलब क्या होता है? किसी को एक नैतिकपूर्ण समाज में कैसा रहना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या उसके अधिकार है, इन सब के बारे में अगर कोई जानते हैं तो हम कहेंगे वो सभ्य व्यक्ति है। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ध्यान दीजिए, 1870 का जब अधिनियम आया तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरे सब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि इसमें पूरे लोगों को ऐसा नहीं था कि सबके लिए ही क्या की गई हो, आपका शिक्षा की व्यवस्था की गई हो। ठीक। इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था। जो गरीब लोग हैं उसने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। परिवार चलाने के लिए उसकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल बहुत कम थे, ज्यादातर स्कूल चर्च या ईसाई द्वारा स्थापित किए गए थे। तो जो भी स्कूल थे वो किसके थे? या तो चर्च वालों के थे या फिर जो ईसाई थे उनके थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। अब कोशिश क्या थी कि बच्चे वहां जाएंगे, हमारी संस्कृति को देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे और परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ छुआछूत और जाति धर्मगत व्यवस्था बड़ी जटिल थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में नहीं थी, तो लोगों को क्रिश्चियन पसंद आ रहे थे। टॉमस ऑर्नोल्ड उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारक में से एक थे। वह रमंग नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक रोमन साहित्य कृतियों में प्रतिशत में आपका उन्हें ज्ञात किया गया। मुझे हमेशा एक ऐसा प्रतीत हुआ है कि अंग्रेजी स्कूल जो अध्ययन क्रम में अपनाया जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये उन्होंने क्वालिटी बताई है कि जो हम लोग अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते हैं उसमें क्या है कि अगर हम पढ़ते तो हमारा ब्रेन बार बार जो हमारे पास्ट की चीजें हुई हैं उनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक। और नॉट का मानना था कि और नॉडल का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। अगर आप कोई कल्चरल कृतियां हैं आप उनको पढ़ोगे तो माइंड कैसा होगा? अनुशासित। वास्तव में जो कला के ज्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि तरह तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, कि अगर आप चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना तो भाई ये बात सच है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से सभ्य होते हैं, नियंत्रित करना आवश्यक होता है। सभ्य वयस्क रूप से विकसित होने के लिए मालूम चाहिए, और उन्हें मालूम होना चाहिए क्या सही है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। खास तौर पर शिक्षा के लिए बच्चों अनुशासित करने, शिक्षा का मकसद इसी मार्ग पर ले जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि विचारों ने इंग्लैंड के गरीबी तथा उपनिवेश के देशी जनता से संबंधित किस तरीके से उनको प्रभावित किया है? ये हमको देखना है कि किस तरीके से उन्होंने उसको
प्रभावित किया है और क्या आपकी व्यवस्था रही है। क्लियर है? तो सभ्य बनाने के लिए हर एक समाज कुछ ना कुछ अपने प्रयास और कार्य जरूर करता है। देख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए आइए फिर से याद करें। विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, टॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं। चलिए मैच करिए इन्हें। कौन बनाएगा इनका फिलिंदा? आपके सही जोड़े। चलिए एक जोड़ा तो मैं बना देता हूं आपका, और वो जोड़ा है विलियम जोन्स अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध है। नहीं नहीं, मैंने उल्टा कर दिया। जल्दी बताइए, चलिए पहले आप ही करिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने बात करी है इस परिवेश में आपका शिक्षा देने की। टॉमस मैकाले, इन्होंने क्या किया है? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात करी, मैकाले साहब ने। ठीक है, और पाठशालाएं होती थी गुरुओं की, पाठशालाओं को गुरु चलाते थे। ठीक है, महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे? अंग्रेजी शिक्षा के। ठीक, और विलियम जोन्स क्या कह रहे थे कि प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। ये विलियम जोन्स, ना कि विलियम जोन्स मिल। मैं मिल समझ गया था, मिल नहीं, जोन्स। बिल्कुल सही मिलान है, एक बार देखिए। तो विलियम जोन्स पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए क्या चाहते थे कि प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान हो। ठीक, पाठशालाएं गुरु चलाते थे। महात्मा गांधी अंग्रेज शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक, और रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, इसको क्या कहा गया? शांति निकेतन, जिसकी हम बात करते हैं, उसी के मॉडल पर क्या था? ये आधारित था, शांति निकेतन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं आगे। अब हमको सही गलत बताना है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों का घोर आलोचक थे। बताइए कथन सही है कि गलत? अभी मैं समझाया हूं वही चीज है, बताइए। प्राच्यवादियों की बात कर रहे हैं, क्या जेम्स मिल घोर समर्थक थे या विरोधी थे? ये आपको बताना है। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए वो आपके घोर आलोचक थे। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। क्या दिया गया डिस्पैच में? कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, सॉरी, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। आप फटाफट बताइए, डिस्पैच, बुल डिस्पैच के नाम से जिसे आपका जाना गया, उसका माध्यम क्या रखा गया था? अंग्रेजी तो रखा गया था, है बच्चों। चलिए, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताइए, क्या सोचते थे गांधी जी ऐसा? चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। वो करेक्शन ये है कि जो पाठशालाएं थे वो प्राकृतिक परिवेश में थी, और रविंद्रनाथ टैगोर गुरु थे। जोन्स, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक है, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, जोन्स ने नहीं दिया। ठीक है, ऐसे चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये गलत बात है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। बताइए, कहीं उन्होंने बात करी है सख्त अनुशासन की? रविंद्रनाथ टैगोर ने अगर सख्त अनुशासन की बात करी होती तो 100 किलोमीटर दूर विद्या निकेतन ही क्यों बनाते? सॉरी, शांति निकेतन क्यों बनाते? बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया उन्होंने? शांति निकेतन बनाया।
और ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेम्स विलियम जॉन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करने की जरूरत क्यों दिखाई दी, बताइए। तो विलियम जॉन्स थे वो पाश्चात्य शिक्षा को बड़ा अच्छा मानते थे, तो कह रहे हैं कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के बारे में क्यों वो आपकी जरूरत ऐसा दिखाई दी। तो हम पीछे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों था आखिर। ठीक, कह रहे सन 1783 में विलियम जोन्स एक कलकत्ता में जूनियर जज आए थे, भाषाविद थे, और उन्हें अरबी सीखने के अलावा और उन्होंने फारसी को भी सीखा और विद्वानों के साथ बैठकर किया। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय भाषा, संस्कृति, फारसी आलोचना का अनुवाद किया। उन्हें भारतीय विरासत को समझने का प्रयास लगा। कैसा है, भारतीय विरासत को प्रयास किया समझने के लिए, लोगों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एक रिसर्च पेपर निकाला। और रिसर्च पेपर क्यों था कि भारत और पश्चिमी दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता के प्रति गहरा आदर और भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय प्राचीन सभ्यता काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु उसका पतन हो गया और उसकी राय में उनको समझना जरूरी है। और आप ऐसे भी सकते हैं कि यहाँ के पवित्र कानूनों को, ग्रंथों को खोजने और समझने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां के लोगों को उनके विचार और उनकी समझा जा सके। ठीक, तभी उनका भारत का भावी विकास होगा। वो इस तरीके से देख रहे हैं। क्लियर है, तो देखने का जो एंगल था, जो नजरिया था, वो आपको दोनों का दिखाई दे रहा था। आगे बढ़े, ये हमने देख लिया। नीचे आ जाइए आप लोग, देखिए अब इसके बाद अगला ऑप्शन पर हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला ऑप्शन है कि जॉन्स मील और टॉमस मैकाले ऐसे क्यों सोचते थे कि भारत यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। कह रहे दो व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स मील और टॉमस मैकाले। इन दोनों का एक ही सोचना था कि अगर भारत का विकास करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी शिक्षा को लाना पड़ेगा। क्यों आएगी अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि कहते थे कि अगर भारतीय को सभ्य बनाना है, वो बर्बर है, और उनको सभ्य बनाना है तो सभ्य बनाने के लिए केवल उनको भारतीय ही शिक्षा जरूरी है, यानी कि उनको पाश्चात्य शिक्षा ही मिलनी चाहिए और उसी पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर इनको सभ्य बनाया जा सकता है। और फिर क्या एग्जाम्पल दिया कि यूरोप के पुस्तकालय में रखी किसी रैक की एक पुस्तक भारतीय और अरबी साहित्य पर कहीं ज्यादा भारी है। तो उन्होंने अपने यहाँ के साहित्य को बड़ा महत्व दिखाने का प्रयास किया। क्लियर है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों को हमने देखा, पढ़ा और समझा, जानने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।